यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस लेकर के आया हूँ। सिविल मामले को आपराधिक रंग देने पर सुप्रीम कोर्ट ने की एफआईआर रद्द। तो JIT विनायक अरोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड ORS SCR 230 ईयर 2025 वॉल्यूम 1, डेट ऑफ जजमेंट 6 जनवरी 2025। तो सिविल मामले को आपराधिक रंग देने पर सुप्रीम कोर्ट ने की एफआईआर रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि जब कोई मामला मूल रूप से सिविल प्रकृति का हो और उसमें आपराधिक कानून की प्रक्रिया का उपयोग केवल दबाव बनाने या बदला लेने की भावना से किया गया हो तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। इस निर्णय में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 के तत्वों की व्याख्या करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया। इस मामले की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई, जब प्रतिवादी संख्या 4 ने संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित 12 सिविल वाद दायर किए। इन वादों में उसने यह दावा किया कि वह विवादित संपत्ति का स्वामी है और ये सभी वाद न्यायालय में लंबित थे। इसके 2 वर्ष के बाद अर्थात वर्ष 2020 में प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिससे यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने संपत्ति का एक भाग उस स्थिति में बेच दिया जबकि दोनों का सह मालिकों का से भी वैध उत्तराधिकारों की सहमति प्राप्त नहीं थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अपीलकर्ता ने इस प्राथमिकी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि उसने बिक्री विलेख उन व्यक्तियों VN और SN के अधिकृत अभिकर्ता के रूप में निष्पादित किए हैं जो स्वयं उस संपत्ति के हिस्सेदार थे। उनका कहना था कि उन्होंने जो बेचा वह केवल VN और SN का अधिकार, तत्व और हित था, न कि संपूर्ण संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दर्ज की गई शिकायत में इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया कि उसने पहले ही सिविल वाद दायर कर रखे हैं और वे लंबित हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्राथमिकी दर्ज होने के 2 वर्ष बाद उसने एक पूरक शिकायत भी दी, जिससे यह आरोप लगाया गया कि VN और SN ने भी अपराध किया। न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यह विवाद मुख्यतः सिविल प्रकृति का है क्योंकि यह संपत्ति के अधिकार और स्वामित्व से संबंधित है। न तो अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 की ओर उससे कोई बिक्री की और न ही उसके अधिकारों को किसी प्रकार से हस्तांतरित किया। उसके विरुद्ध यह आरोप सिद्ध नहीं होता कि उसने प्रतिवादी संख्या 4 को धोखा देकर कोई संपत्ति स्थानांतरित करवाई हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अनुसार यह किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर उसके शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कोई भी कृत्य यदि नहीं हुआ हो तो वह धोखाधड़ी का अपराध नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी आरोप प्रथम दृष्टया बनता ही नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि जब प्रतिवादी संख्या 4 पहले ही सिविल अदालत में वाद दाखिल कर चुका था और उसके अस्थायी निषेधाज्ञा और की प्रतिज्ञा भी की गई थी, तब उसी विवाद को 2 वर्ष के बाद आपराधिक मामले में बदल देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी और उससे जुड़ी हुई समस्त कार्रवाई को रद्द कर दिया और यह निर्णय दिया कि ऐसे मामलों में आपराधिक कानून का प्रयोग केवल प्रताड़ना या दबाव डालने के लिए नहीं किया जा सकता। यह निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 के उचित प्रयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। तो इस निर्णय के भविष्यगत प्रभाव यानी फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ द जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का भविष्य में भारतीय विधिक प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से उन मामलों में जहां सिविल विवादों को आपराधिक मामले के रूप में देने का प्रयास किया जाता है। नीचे गए
निर्णय संभावित प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करते हैं। पहला, सिविल विवादों को आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति पर रोक। यह निर्णय उन वादकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है जो संपत्ति विवाद या अनुबंध से संबंधित सिविल प्रकृति के मामलों को जानबूझकर आपराधिक स्वरूप देकर विरोधी पक्ष पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। अब ऐसे मामलों में न्यायालय सतर्क रहेगा और सख्ती से प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने की हेतु कार्रवाई करेगा। दूसरा बिंदु, धोखाधड़ी के मामलों की सीमाएं स्पष्ट हुई। इस निर्णय में भारतीय दंड संहिता की धारा 415, 420 की सही व्याख्या करते हुए स्पष्ट कर दिया कि केवल संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण यदि वहां विधि पूर्वक अधिकार में की गई हो तो वह अपने आप में धोखाधड़ी का आरोप नहीं बनता। इससे भविष्य में पुलिस द्वारा जल्दबाजी में दर्ज की गई एफआईआर पर नियंत्रण होगा। तीसरा बिंदु, प्रथम दृष्टया जांच का महत्व बढ़ा। न्यायालय ने यह स्थापित किया कि आपराधिक प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो सकती है जब प्रथम दृष्टया आरोप में स्पष्ट धोखाधड़ी, छल या क्षति का संकेत हो। इससे जांच अधिकारी और मजिस्ट्रेट अब शिकायत के गहन परीक्षण के बिना सीधे एफआईआर दर्ज करने से बचेगा। चौथा, न्यायालयों पर भार की कमी। ऐसे मामलों में जहां सिविल विवादों को आपराधिक प्रक्रिया में खींचा जाता है वहां दीवानी और दंड कार्यवाही के समांतर चलने से न्यायालयों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। इस निर्णय के बाद ऐसे दोहराव वाले मामलों की संख्या घटेगी। पांचवा बिंदु, न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा की रक्षा। यह निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया की मर्यादा को बनाए रखने में सहायक है। इसका उद्देश्य है कि प्रक्रिया का उपयोग केवल भावना या उत्पीड़न के उपकरण के रूप में न हो। छठवां बिंदु, विधिक प्रतिनिधियों और वादकारियों का मार्गदर्शन। यह निर्णय अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए भी एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगा कि कानून का प्रयोग न्याय के लिए किया जाए, न कि व्यक्तिगत द्वेष को साधने के लिए। तो निष्कर्ष, यह निर्णय एक मजबूत विधिक संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट सिविल और आपराधिक कानून के दायरे में स्पष्ट सीमाओं की बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। तो अब समय है कि हम सब कानून को सिर्फ किताबों तक ही सीमित न रखें, बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी बोलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।